नमस्कार सभी बच्चों को। बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज और स्टार्ट कर दें। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स कवर किए थे, ठीक है ना बेटे। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म कवर करी और लेक्चर नंबर 6 के अंदर कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कवर किए। देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो मैंने आपको सॉल्व कराया बेटे, पहला न्यूमेरिकल, वो क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट ओ या प्लेस्ड एट द सेंटर। इन दोनों के बीच सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू ले लेता हूं, चलो स्मॉल क्यू भी हो सकता है, ये बीच वाला कैपिटल क्यू भी हो, ठीक है ना। बताइए इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी। तो इसका जवाब आया था साहब 0, ठीक है ना। फिर इसके प्लस माइनस करे और क्वेश्चन कवर किए। फिर एक कंसेप्ट आगे जाकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में भी लिया कि 3 इक्वल चार्ज हैं, 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड, वर्टेक्स, देन कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखा हुआ, फोर्स कैलकुलेट करिए। बच्चा बोला है सर इसका आंसर 0 आता है, ठीक है साहब। फिर एक क्वेश्चन आगे जाकर के स्क्वायर की फॉर्म का उठाया। क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। फोर्स बताइए जो चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, फोर्स बताइए कितनी लगेगी। बच्चा बोला सर ये तीनों क्वेश्चन मुझको याद हैं, इन तीनों के अंदर आंसर 0 आया था। इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी है, 0 है। इसके ऊपर फोर्स कितनी है, 0 है। इसके ऊपर फोर्स कितनी है, 0 है। देखो जो O पॉइंट पर है ना बेटे, मतलब ये सेंट्रोइड पे और इसके सेंटर पे जो चार्ज हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे हमने ये चारों स्मॉल क्यू लिए हुए हैं, तो ये कुछ भी हो, स्मॉल क्यू मतलब सेम चार्ज भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ये चारों सेम होने चाहिए। ये बाहर वाले तीनों वर्टेक्स वाले सेम होने चाहिए। तो जो सेंटर पे, जो सेंट्रोइड पे और मिड पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, इनके ऊपर, इसके ऊपर जो फोर्स आती है वो 0 आती है। ये हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ से न्यूमेरिकल जो सॉल्व किए उनसे प्रूफ भी कर लिया था। अब ये क्यों 0 आती है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सप्लेन करूंगा ना, इन क्वेश्चंस को वापस कराऊंगा और उस दिन आपको फीलिंग आएगी कि ये क्यों आती है 0। फिलहाल हमने मैथमेटिकली देख लिया 0 थी, ठीक है। एक बच्चा बोला सर आपने वापस क्यों याद दिलाए। देखो बेटे अगर सिस्टमेटिक आप देखो तो एक लाइन के अलोंग रखे हैं, ये ट्रायंगल उठा ले लिया, स्क्वायर आ गया, तो कॉमन सेंस है पेंटागन, हेक्सागन, इस फॉर्मेट में सिस्टम चलता रहेगा, ये सिमेट्रिसिटी चलती है, ठीक है ना। जैसे मैं हेक्सागन एक्सप्लेन करता हूँ आपको, देखो ये सीधा हेक्सागन ले लेता हूं। हेक्सागन आप सभी समझते हैं, ठीक है ना, 6 साइड और की 6 की 6 इक्वल। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर O, और ये 6 चार्ज हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर O, ये सवाल है साहब। हेक्सागन है तो हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं बेटे। अगर ये साइड A होती है तो आप लोग जानते हैं ये दूरी भी, ये डिस्टेंस भी A होते हैं सभी, ठीक है ना। बाहर की साइड अगर ये A है तो ये भी क्या होती है, A। क्वेश्चन पूछा गया फोर्स बताइए उस चार्ज के ऊपर जो सेंटर पे रखा है। बच्चा बोलो कोई बात नहीं है सर, हम लोग जानते हैं यहाँ पे सुपरपोजिशन अप्लाई होता है और दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स कभी तीसरे की प्रेजेंस पे डिपेंड करती नहीं है, तो जोड़े को उठाए चले जाओ, आ जाओ साहब। उसने बोला इस पर फोर्स बताइए, चलो चार्जेस की इनकी नेमिंग कर देता हूँ। ये A चार्ज है बेटे, ये B है, ये C है, ये D है, ये E चार्ज है और ये F है। आ जाओ, मेरे से पूछा है O के ऊपर, ये पेन टेक दिया साहब, चालू कर, A से चालू कर। अट्रैक्शन, रिपल्सन, रिपल्सन, रिपल्सन है तो एरो बाहर, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द चार्ज A, वापस रखा B की वजह से, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द चार्ज B, फिर वापस रखा, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द चार्ज C, फिर वापस रखा, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द चार्ज D, फोर्स ड्यू टू D, दिस इज द फोर्स ड्यू टू चार्ज E, एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू चार्ज F, ड्यू टू चार्ज F। अब आप कॉमन सेंस से जानते हो बेटे, चारों जो 6 की जो 6 फोर्स हैं ये, ठीक है, ये सभी बराबर आएंगी। बड़े बच्चे हो, FC बराबर होगी किसके, FD के बराबर होगा, FE के बराबर होगा F के, और ये फोर्स कितनी होंगी, ये होंगी Q बाई A का स्क्वायर, तो दैट इज Q स्क्वायर बाई A का स्क्वायर, ये फोर्स बनेगी। अब बड़े बच्चे सोच के बोलना बेटे ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इसके बराबर है, क्या ये अपोजिट दिखाई देती है फिगर में, हाँ। अगर साहब ये अपोजिट दिखाई देती है तो कैंसिल करेगी,
तो बोल, क्या एफ ए और एफ डी कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल सही है। क्या एफ बी और एफ ई कैंसिल होगा? बिल्कुल सही है। क्या एफ सी और एफ एफ कैंसिल होगा? बिल्कुल सही है साहब। बात समझ में आती है नहीं? तो बोलना चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी हो गई? सर कॉमन सेंस से पता चलता है 0 है। कितनी है? 0 है। सीबीएसई के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए नहीं आता, सीबीएसई के अंदर ये ज़्यादातर इसी यहीं तक रहते हैं, स्क्वायर तक बेटे, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए क्या कि जब मैं ये सिमेट्रिसिटी को उठा करके ला रहा हूँ, 3 4 जी इस हिसाब से, इस ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया, इनके सेंटर के ऊपर आंसर 0 आ रहा है। बस शर्त यह है कि वर्टेक्स पे चार्ज सेम रखे गए हो। हाँ, इसको थोड़ा ना मैनिपुलेट कर सकता है इस क्वेश्चन को, हेक्सागन वाले को। देखो कैसे कर सकता है। देखो, आपको हेक्सागन दिया जाता है, हेक्सागन दे दिया और एक वर्टेक्स से चार्ज हटा दिया। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी फेमस है, ठीक है ना। किसी एक वर्टेक्स से चार्ज को हटा देता है बेटे, मान लो यहीं से हटा दिया मैंने, 5 पे रखे हुए हैं, और ये कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट ओ या सेंटर ओ। ये वही हेक्सागन है, ABCD यही है जो ये लिखी हुई है। इस वर्टेक्स के ऊपर चार्ज नहीं है, मतलब F पोजीशन के ऊपर चार्ज ही नहीं है। कहता फोर्स बताओ। कोई बात नहीं है साहब, फोर्स की डायरेक्शन चेक करिए। A की वजह से करूंगा ये FA हो जाएगा, सही है ना। B की वजह से करूंगा ये FB हो जाएगा। C की वजह से करूंगा ये FC हो जाएगा। D की वजह से करूंगा ये FD हो जाएगा, ये FE हो जाएगा। FF कोई फोर्स नहीं होगी, क्यों? वहां पे चार्ज ही नहीं। मैग्नीट्यूड वाइज देखूंगा ये सभी बराबर आएंगी। कौन कौन सी फोर्स कैंसिल करेंगी साहब? जो FA होगी वो FD को कैंसिल करेगी। FA और FD इक्वल हैं अपोजिट डायरेक्शन में, हेंस कैंसिल ईच अदर। ये वाली FB है, ये वाली FE है। क्या FB और FE इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन, हेंस कैंसिल ईच अदर। कौन सी फोर्स बच गई साहब? सर अकेली ये बच गई FC। तो इसका मतलब जो F नेट है वो FC के बराबर होगा, और दैट इज KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ये आंसर आया। हाँ, किस साइड होगा? डायरेक्शन वो फिगर में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये डायरेक्शन है। बात समझ में आती है? ठीक है ना बेटे। क्वेश्चन को घुमाने के लिए हो सकता है इनमें से 2 गायब कर दे आपके सामने। कंसेप्ट को पकड़ना सही है बेटे। जैसे समझना कि ये वाला चार्ज हटा दिया, ये हटा दिया, जब ये हटा दिया तो ये वाली फोर्स हट जाएगी, तो कौन कौन बचेंगे? ये बचेगा और ये बचेगा। और तेरे सामने कोई ये सिचुएशन दे दे कि साहब 2 वेक्टर हैं और 60 के एंगल पर हैं, एक ये वाला बचेगा और एक ये बचेगा, ये 60 के एंगल पे आएंगे। क्या रिजल्टेंट √3 टाइम्स हो जाता है? अरे हाँ तो बोल। तो हेक्सागन के ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं, सभी वर्टेक्स पे दे दिया कि नहीं, 2 वर्टेक्स का हटा दिया, एक का हटा दिया। हाँ, प्लस माइनस कर सकता है, कहीं प्लस कहीं पे माइनस। वेक्टर सम करना मैं 11th क्लास में बहुत बारीकी से पढ़ कर आता हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनते हैं हेक्सागन के ऊपर। एक बच्चा चुपचाप बैठा मन में सोचता रहा, सर स्क्वायर कराया, ट्रायंगल कराया, ये सब कराया, पेंटागन क्यों छोड़ दिया? देखो, पेंटागन के ऊपर कैलकुलेशन टफ होती है। यहाँ पे ये साइड बहुत आसानी से पता चल जाती है, A बचेगी, ये वाली जो दूरी A है, कैलकुलेशन आसान है। लेकिन कंसेप्ट सबके लिए वैलिड है। बच्चा बोला कंसेप्ट, हाँ साहब कंसेप्ट ध्यान से सुनना किसे कहते हैं। यहाँ पे आप ना बेटे एक बार स्क्रीन को रोको और ये क्वेश्चन को नोट करो, इन दोनों को करो। कंसेप्ट जो है बेटे यहाँ पर, ये वाली सिचुएशन, ये स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कहने का मतलब ये है कि ये सभी एक सिमेट्रिसिटी के क्वेश्चन है। इनके सेंटर के ऊपर अगर आपने कोई चार्ज रखा है तो उसके ऊपर कभी फोर्स अप्लाई नहीं होती। शर्त यह है कि जो वर्टेक्स हैं उनके ऊपर इक्वल चार्ज रखे होने चाहिए, इक्वल चार्ज रखे होने चाहिए। बात समझ में आती है? अगर वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्ज होते हैं तो सेंटर के ऊपर जो चार्ज होता है उसके ऊपर कभी फोर्स अप्लाई नहीं होती। यही कंसेप्ट है बस। अगर मैं तेरे सामने जैसे अभी ये स्क्वायर हो गया और अगर हेक्सागन बना देता हूँ, सही है, हेक्सागन, और 6 इक्वल चार्ज रख दिए, ये मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, तो आप सभी ने जवाब दिया है कि इसके ऊपर जो फोर्स आती है वो 0 आई है।
शर्त यह है कि सभी के ऊपर वर्टेक्स पे सेम चार्ज होने चाहिए। 0 आई थी, ये सिमेट्रिसिटी है। बात समझ में आती है? हाँ, कल को मेरे से पेंटागन का सवाल पूछ ले, ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है बेटे क्वेश्चन ये, ठीक है ना। पेंटागन का क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीबीएसई इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले वो अलग बात है, लेकिन इस पर कैलकुलेशन नहीं आएगी, ठीक है बेटे। कैलकुलेशन इसलिए नहीं देते इसके अंदर कि अगर हम आपको ये वाली साइड प्रोवाइड कर दें तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना टफ होता है। हाँ, ये वाली साइड ही दे दूं तो कैलकुलेशन फिर तो आसान हो जाएगी, ठीक है बेटे। यही दूरी आपको प्रोवाइड कर देता हूं। चलो, पेंटागन है साहब, 5 चार्ज रखे हुए हैं। क्वेश्चन कहता है कि सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है ऊपर, बताइए कितनी फोर्स अप्लाई होगी, और आपको ये जो दूरी दे रखी है ए दे रखी है इसमें, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये आप सीधा कॉमन सेंस से लिख सकते हो कि इसका जवाब 0 आएगा। ये 0 क्यों आता है ये मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, एक बात याद रखना, ये जितने भी पॉइंट है ना बेटे, हम लोग इनको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट वो जगह होती है, देखो एक कॉमन सी बात है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स क्यों अप्लाई होगी, ये मैंने आपको पहले दिन बोला था। किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स जब अप्लाई होती है जब वो किसी की फील्ड में होता है, ये विधि का विधान है, जब वो किसी की फील्ड में होता है। आज तू कह रहा है कि यहां पर इस पे फोर्स अप्लाई नहीं है, तो ये कॉमन सेंस है कि इन दोनों की वजह से यहां पर फील्ड ही नहीं है, इन दोनों की वजह से यहां पर फील्ड ही नहीं है। अगर यहां पे फील्ड होती तो उस पर फोर्स अप्लाई होती, तो जहां पर फील्ड ही नहीं होती उसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये चीज मैंने आपको 11th में भी एक्सप्लेन करी है बहुत बारीकी से, ठीक है। ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये इस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट है, ये इस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट है, ये इस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट है, और ये इस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट है। और न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर आप कोई भी चार्ज रखिए, कभी उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होती है, वो क्यों, वहां फील्ड ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस जगह पे कोई भी चार्ज हो फोर्स नहीं लगेगी। शर्त यह है ये सारे चार्ज सेम होने चाहिए। बात समझ में आई? कैलकुलेशन पे जाओगे ना, अगर सीबीएसई इस क्वेश्चन को दे दे सब्जेक्टिव की फॉर्म में, तो इसकी कैलकुलेशन आपके लिए टफ बन जाएगी, क्योंकि बीच का ये 360 वाला एंगल है बेटे, ठीक है ना। ये एंगल जो है कैलकुलेट करना आसान नहीं है, ठीक है। इनका रिजोल्यूशन करना, रिजल्टेंट निकालना वो आसान नहीं है, ठीक है। ये एंगल आपका कितना बनेगा, 72 बनेगा, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे 360 को 5 से, ठीक है ना, तो 70 पंजे 350 60, हाँ 72 का ही बनेगा। तो 72 का एंगल लेकर के कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो आप इसको कंसेप्चुअली सीधा ही लिख सकते हो कि यहां पर आंसर 0 आएगा, यहां पर आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्शन अगर आप कहते हो दिखा देता हूं, जैसे ए वाला फोर्स जो है, ऊपर वाला जो चार्ज है ये ए है, बी सी डी और ई, जो ए फोर्स अप्लाई करेगा वो ये डायरेक्शन होगी, दिस इज द फोर्स ड्यू टू ए। जो बी अप्लाई कर रहा होगा वो ये डायरेक्शन होगी, दिस इज द फोर्स ड्यू टू बी। दिस इज द फोर्स ड्यू टू सी, दिस इज द फोर्स ड्यू टू डी, एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू ई। अब तुम ध्यान से देखो, कोई किसी के अपोजिट नहीं है ये। जब अपोजिट नहीं है दैट्स वाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनता है। ये न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन मैंने हटा दी है यहाँ से, ठीक है बेटे, काफ़ी ज़्यादा लाइन हो गई है। अब निकाले जाओ इनका रिजल्टेंट, इसलिए टफ है कैलकुलेशन। और कंसेप्चुअली ये कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, क्लियर है, क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है इस सिस्टम का, और न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर कोई फील्ड नहीं होती, तो वहां कोई चार्ज रखूंगा तो उसके ऊपर कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। फिर बच्चा बोला आपने क्वेश्चन कराया क्यों? ये कराया इसलिए बेटे, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन वाला इसमें करता क्या है कि ये पेंटागन के अंदर एक चार्ज को हटा देता है, किसी भी एक चार्ज को। बात को पकड़ना मजा आ जाएगा, कंसेप्ट को पकड़ पाए तो आप यहां पे कोई भी एक चार्ज हटा देता है। मान लो मैंने ये वाला चार्ज हटा दिया और ये साइड मैं आपको ए दे देता हूं, ठीक है ना। ये साइड जो है ये दूरी सभी ए है, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है।
बच्चे ने फोर्स की डायरेक्शन दिखाई, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा बात का। जब फोर्स ड्यू टू ए दिखाई गई, दिस द यहाँ पे रखा है क्यू, कहता है फोर्स बताइए, तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू ए, दिस इज द फोर्स ड्यू टू बी, दिस इज द फोर्स ड्यू टू सी, और दिस इज द फोर्स ड्यू टू ई। डी पर तो है ही नहीं, दिस इज द फोर्स ड्यू टू ई। 4 हैं, चारों का रिजल्टेंट निकालना है तेरे को, जो रिजल्टेंट आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचना। क्वेश्चन है कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर फोर्स चाहिए, बच्चा बोला रिजल्टेंट निकाल दूंगा चारों का, सच्चाई है, लेकिन रिजल्टेंट के लिए एंगल थोड़े से टफ बनते हैं। एक बच्चे ने इसको कॉमन सेंस से सोचा, ध्यान से सुनना, क्या सोचा, वो ये बोला सर अगर मैं इन चारों फोर्सेस को यहां अलग से बना देता हूं, अगर आप कंसेप्ट को थोड़ा अच्छा समझ पाओ, जिससे कि ये चारों फोर्स हैं, एफ ए मुझको इस साइड दे रखी है इसने, ठीक है, एफ बी मेरे डाउनवर्ड दे रखी है, दिस इज द एफ बी, एफ सी इस साइड में है, एफ सी है, और दिस इज एफ ई। बात को पकड़ना, मजा आ जाएगा। मुझसे कहता फोर्स बताइए, ठीक है साहब, मैं ये कंसेप्ट जानता हूं, ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर पांचों चार्ज रखे हुए हैं तो सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग ये न्यूट्रल पॉइंट बनेगा, और यहां पे कोई फोर्स, वो चार्ज रखा जाएगा तो उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो मैंने क्या काम किया, कॉमन सेंस से मैंने ये सोच लिया थोड़ी देर के लिए कि मान लो मैं यहां पर चार्ज रख देता हूं, मान लो मैंने चार्ज रख दिया, तो उस चार्ज के रखने से क्या कहानी बनेगी कि उस चार्ज के रखने से एक फोर्स इधर और जनरेट हो जाएगी ऊपर की तरफ, जिसका नाम एफ डी होगा। मैं ये रख देता हूं, एक फोर्स इधर और आ जाएगी जिसका नाम एफ डी होगा, और वो फोर्स कितनी होगी, वो होगी के Q1 Q2 दैट इज क्यू स्क्वेयर बाई ए का स्क्वेयर। बात को पकड़ना, जब मैं यहां पर एक चार्ज रख देता हूं तो चार्ज के रखने से एक फोर्स आ जाती है, वो इतनी होती है, और इसके फोर्स के आने से इस जगह पर नेट फोर्स 0 हो जाती है। इस फोर्स के आने से इस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब ये हुआ साहब कि इन चारों का जो रिजल्टेंट है, इन चारों का जो रिजल्टेंट है वो इसके बराबर है, वो इसके बराबर है। कंसेप्ट को पकड़ना, उसने यहां पर कोई चार्ज नहीं दिया था, यहां चार्ज नहीं था, ठीक है साहब, मेरे से बोलता रिजल्टेंट निकालो। एक तरीका है कि मैन्युअली स्टार्ट कर दूं, एक कंसेप्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ज्यादातर, तो उस बच्चे ने कॉमन सेंस से सोचा कि अगर मैं यहां पे फोर्स चार्ज रखता हूं तो उस चार्ज की वजह से एक फोर्स इधर जनरेट हो जाएगी, और इसके जनरेट होते ही इस जगह का नेट आंसर 0 हो जाता है। नेट कब 0 होगा, कॉमन सी बात है, इसने किसी फोर्स को तो कैंसिल किया, और किसको कैंसिल किया, इन चारों के रिजल्टेंट को कैंसिल किया इसने, इन चारों के रिजल्टेंट को कैंसिल किया है। इसका मतलब यह है कि इन चारों का जो रिजल्टेंट है वो इसके बराबर है साहब। तो कैलकुलेट द फोर्स, तो दैट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। ये रिजल्टेंट फोर्स, मतलब जो नेट फोर्स है वो ये है, इन चारों का रिजल्टेंट इसके बराबर है। ये पेंटागन पे सवाल आता है, और ये कहां से उठ कर गया है, ये कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट से उठता है बेटे, ठीक है ना। ये है पेपर में, जहां तक सीबीएसई की बात है तो सिर्फ ये और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा तो आप लोग जानते हो, चार्ज बदल दे, प्लस माइनस कर दे, तो हम लोग उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट का सिमेट्रिसिटी का ही सवाल बनता है, ठीक है। तो इसके इनको रोक, और ये पेंटागन का सवाल लिखना है। पहले तो ये वाला लिखना है, पांचों चार्ज वाला, फिर उसके बाद ये, ठीक है। एक चार्ज नहीं है, ध्यान रखना, कहीं आप जल्दी में इसको भी रख लो और फिर, ठीक है। तो स्क्रीन को रोको और आराम से नोट करो। अब हेडिंग बना बेटे, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, कुछ क्वेश्चंस पहले हम कूलम्ब्स लॉ पर ले लेते हैं जो इक्विलिब्रियम पर बेस हैं। ये कंसेप्ट जो है ना बेटे इक्विलिब्रियम का,
ये मैंने वैसे आपको 11th क्लास में भी समझा रखा है, वर्क एनर्जी पावर में और ग्रेविटेशन दोनों चैप्टर में लिखवाया था। आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर या टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है, इक्विलिब्रियम। कितने टाइप का इक्विलिब्रियम होता है साहब? सर 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, याद है कौन कौन सा? एक स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। सबसे बेस्ट फिगर बेटे इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए ये है, सबसे प्यारी फिगर लगती है मेरे को इक्विलिब्रियम बच्चे को समझाना हो तो। ये कोई पहाड़ है कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना, यहां से दबा हुआ उभरा हुआ, ये सीधा है। अब हमें एक्सप्लेन करना है इक्विलिब्रियम, तो ध्यान से समझना बात को। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? स्टेबल, मान ले बेटे यहां पर एक बॉल है कोई, ये बॉल है ए, ये जो बॉल है ना बेटे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। किसके अंदर है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यहां पर कोई बॉल रखी है, तूने बहुत प्यार से समझदार हो क्या, सावधानी से यहां पे बॉल रखी हुई है, ये जो बॉल है बेटे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। किसके अंदर है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। और यहां पर एक बॉल है, ये जो बॉल है बेटे ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर। किसके अंदर? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? ध्यान से समझना, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। जब किसी बॉडी को, किसी भी बॉडी को उसकी जो स्टेबल पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, ये मीन पोजीशन है या स्टेबल पोजीशन है, आप वहां से उसको डिस्प्लेस करिए, उसको वहां से डिस्प्लेस करिए। अगर वो बॉडी अपने आप उसी पॉइंट पर वापस आ जाए, घूम फिर के वहीं आ जाए, तो उस बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर बोला जाता है। मतलब अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप लिखना चाहो तो इसको लिखो बेटे, ठीक है, आप इसको हेडिंग बनाओ, फिगर बना लेना बाद में बेशक से, या फिगर बना दो, पहले डेफिनेशन लिख, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम लिख। अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, a body said to be in stable equilibrium if it is displaced from its mean position, if it is displaced from its mean position in either direction, in either direction and it regain its original position, original position on its own, OWN, on its own, स्वतः अपने आप उल्टी आ जाए घूम फिर के, तो ऐसी बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोला जाता है। ये पत्थर है तेरे सामने, ये बॉल है, एक बच्चे ने क्या काम किया, इस बॉल को बेटे यहां से लेकर के गया और यहां पर ला करके छोड़ दिया। अब बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, छोड़ दिया साहब, छोड़ करके वापस आ गया, ये घूम घाम के यहां से आएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, घूम घाम के उल्टी यहीं आ गई। कुछ समय के बाद बोला ये तो यहीं आ गई वापस। तो अगर ये सिचुएशन आपके सामने आ जाए, आपने बॉडी को डिस्प्लेस किया, अपने आप वहीं आ गई स्वतः अपने आप, देन द बॉडी सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो बॉडी कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। अब ध्यान से देखो ऊपर वाली बॉडी के साथ बी के साथ क्या कहानी है। आज बहुत प्यार से वहां पे रखी हुई है, क्योंकि उसके mg को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करिए बैठी है, ठीक है साहब। एक बच्चा गया, उसने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, फूंक मार दी, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया साहब, ये उल्टी चली जाएगी अपने अपना। तो उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेगा, इधर लुढ़क के आ जाएगी, इधर करेगा तो इधर, इधर करेगा तो इस साइड आ जाएगी, और अपने आप ऊपर नहीं चढ़ सकती। आज इक्विलिब्रियम है, सच्चाई है साहब। लेकिन जब इस बॉडी को डिस्प्लेस करके देखा गया तो गायब ही हो गई, वहां से भाग गई, उल्टी नहीं आई। देन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है? ये अनस्टेबल है। मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, ये तो चलो ग्रेविटेशन का एग्जांपल हो गया। अच्छा एक न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या है साहब? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर आप बॉडी को डिस्प्लेस करिए, और डिस्प्लेस करके जहां छोड़ोगे वहीं रह जाएगी, ना आगे पीछे कहीं नहीं भागती है साहब, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
अब तो इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लिया, आज ये सीधी लाइन है ना, ये जमीन सीधी है एकदम, यहाँ से उठा के यहाँ रख दे, जहाँ छोड़ेगा वहीं रह जाएगी। ये इक्विलिब्रियम कहलाता है न्यूट्रल। वो पोजीशन से लेना देना नहीं होता है, कहाँ रखिए साहब, कोई मतलब नहीं, वो न्यूट्रल है। कोई डिस्प्लेस करे कर दे, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहलाते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आती है? अब मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना बात को। इधर देख, मान ले बेटे ये दो चार्ज हैं, कोई दोनों इक्वल चार्ज हैं, Q और Q। आपने एक तीसरा चार्ज इसके बीच में रख दिया, स्मॉल q। तो मुझे एक बात बताइए कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज स्मॉल q, जो मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। तो बच्चा बोला ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है सर, इसके ऊपर 0 आंसर है। बिल्कुल सच्चाई है सर, बिल्कुल सच्चाई है। उसने मेरे से बोला कि विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज, ये किस प्रकार का इक्विलिब्रियम है। जब आप नेट फोर्स 0 कह रहे हो उसके ऊपर, ये रेस्ट पर है, तो कैसा इक्विलिब्रियम है ये, स्टेबल है अनस्टेबल है। तो कंसेप्ट को ध्यान से सुनना बेटे। ये जवाब लिखते समय इसका अंदाज अलग है। अंदाज अलग का मतलब ये हमको दोनों तरफ देखना पड़ता है, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। बच्चा बोला मतलब ये ध्यान से सुनियो। मेरे से बोला है कि ऐसा इक्विलिब्रियम है, ठीक है साहब, जो बॉडी इक्विलिब्रियम है उसको डिस्प्लेस कर दे। इस बच्चे ने इसको इधर डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा यहां लेकर के आया साहब। अब बड़े बच्चों सोच के बताना, अगर मैं इस चार्ज को डिस्प्लेस करके इस साइड लाऊंगा तो इन दोनों चार्जेस के बीच की जो फोर्स है वो बढ़ जाएगी, रिपल्सन बढ़ेगा। जब रिपल्सन बढ़ेगा, तू तो एक बार डिस्प्लेस करके हट गया, वो रिपल्सन बढ़ गया, वो उसे वापस फेंक देगा, उसे वापस फेंकेगा। और ड्यू टू इनर्शिया ये चार्ज अपनी इस मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा और इस साइड भाग करके आएगा, यहां आ जाएगा साहब, इधर भागेगा। अब ये इधर से जब इधर भाग करके आएगा तो ये डिस्टेंस घटेगा, ये घटेगा डिस्टेंस, तो रिपल्सन बढ़ेगा, फिर ये उल्टा फेंक देगा उसे। बात समझ में आई है नहीं? ये तो वही कहानी बन गई जो एक प्रकार से पेंडुलम की बनती थी। एक बार डिस्प्लेस करके छोड़ दो साहब, वो तो टू एंड फ्रो में आ जाता है। तो चार्ज मस्त आराम से बैठा हुआ था, लेकिन तूने एक्स के अलोंग उसको डिस्प्लेस कर दिया। इधर डिस्प्लेस करता हूं तो इधर फेंक देता है, और फिर वो अपने आप ही इस हिसाब से वाइब्रेट करने लग जाता है। बात समझ में आई है नहीं? तो क्या ये कंडीशन नीचे वाली जस्टिफाई होती है कि जब उस बॉडी को एक्स के अलोंग डिस्प्लेस करके देखा गया, वो अपने आप बीच में आ जाती है। देन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस जब इक्विलिब्रियम देखा गया तो स्टेबल था। कैसा था? स्टेबल। अब मेरी बात एक जिंदगी भर याद रखिएगा बेटे, कि जहां पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है फिजिक्स के अंदर, वहां का मोशन बिना कहे आपको SHM ही लिखना होता है। आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SHM एंड ऑसिलेटरी मोशन। जब एम्पलीट्यूड कम हो जाता है मोशन का तो ऑसिलेटरी मोशन SHM आ जाते हैं। मतलब जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो कोई आपसे इसमें पूछ बैठे ना कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो ये सब SHM का एग्जांपल है, ये चार्ज SHM में है। और जहां पर भी SHM होगा वो आपसे बिना कहे हुए टाइम पीरियड लिखवा सकता है। ये जिंदगी भर याद रखना। जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम साहब वहां SHM होता है, और जहां SHM होगा वहां तुमको टाइम पीरियड लिखना पड़ेगा। हाँ, CBSE डायरेक्ट ना लिखवाए, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए। और हाउ टू राइट द टाइम पीरियड, ये मैंने आपको 11th में प्रोसेस रटवा रखा है। कुछ नहीं करता, बॉडी को डिस्प्लेस करके F नेट लिखो, F नेट को किसके बराबर? KX के। और जो K होता है उसके अंदर होता है m ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा के अंदर टाइम पीरियड होता है। ये प्रोसेस था। F नेट बराबर है KX या माइनस KX, और K की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर। वहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल दो, ओमेगा होता है 2π/T। ये आंसर आ गया सर। बात समझ में आई? एक बच्चा बोला सर y के अलोंग डिस्प्लेस करना। तुम बड़े बच्चों सोच के बोलना, ये दो चार्ज थे, बीच वाले चार्ज को तूने y के अलोंग डिस्प्लेस कर दिया, यहां से उठा के यहां ले आया। ये इसके ऊपर रिपल्सन देगा इस साइड से। जब रिपल्सन देगा साहब, ये रिपल्सन दिया, ये वाला रिपल्सन देगा, ये रिपल्सन दिया, दो फोर्स दे दी। क्या इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा? हाँ साहब, रिजल्टेंट तो ऊपर आ गया।
ये दोनों चार्ज तो तूने परमानेंट सेट करे हुए थे, जो बीच वाला था वो डिस्प्लेस करके देखा, तूने तो हल्का सा उठाया, नीचे से दोनों ने मारी फोर्स, ऊपर भाग भाई, चल ऊपर की तरफ। तो क्या ये स्वतः अपने आप उल्टा आ जाएगा? नहीं साहब, बात समझ आइए। अगर मैं इसको नीचे कर देता तो नीचे फेंक देते इसको ये। तो क्या आज जब ये रखा हुआ था ये चार्ज, तो जब मैं इसको एक्स के अलाउंड डिस्प्लेस करता हूं तो स्टेबल में जाता है, जब मैं इसको वाई के अलाउंड डिस्प्लेस करता हूं तो यही बेटे अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अनस्टेबल। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन बनेगा, एक लास्ट में है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल दीजिए स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, ये सबसे प्यारा एग्जाम्पल है, सबसे प्यारा। क्लियर है? तो आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख ली है, अनस्टेबल की भी लिख लो, फिर एग्जाम्पल ये दोनों एग्जाम्पल भी लिख लेना, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल और बनता है, पहले डेफिनेशन लिख ले। चल डेफिनेशन लिख, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखो, अ बॉडी सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम when it is displaced from its mean position, when it is displaced from its mean position and does not regain its own position, its original position on its own, and does not regain its original position on its own, स्वतः अपने आप उल्टी नहीं आती, कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल ये हो गया स्टेबल का अनस्टेबल का, दोनों का आ गया ना एक ही सिचुएशन में दोनों। हाँ, एक ये भी पूछ लेता है, ये भी क्वेश्चन है, ये दोनों प्लस दे दिए और जो बीच वाला चार्ज है वो माइनस का है। अब बताइए साहब, तो माइनस क्यू किसके अंदर है, स्टेबल में अनस्टेबल में? बच्चा बोला सर डिस्प्लेस करके देखना पड़ेगा, आप एक्स के अलोंग पूछ रहे हो या वाई के अलोंग डिस्प्लेस कराओगे, तो यहाँ पे भी दो जवाब लिखे जाएंगे बेटे, ठीक है ना। एक अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेस करूंगा मैं बीच वाले को, और एक अलोंग वाई एक्सिस। अब बड़े बच्चों सोच के बोलना, एक्स के अलोंग डिस्प्लेस करियो, यहाँ से उठा करके इसको इधर लेकर क्या, माइनस का चार्ज है इधर लेके जाएगा तो चिपका लेगा, ये तो कहेगा आजा, भागता कहाँ है, फोर्स बढ़ गई, अपने आप उल्टा आ गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक्स के अलोंग सर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, किसके अंदर है, अनस्टेबल। बच्चा बोला सर वाई के अलोंग, बड़े बच्चों सोच के बोलियो, ये दो चार्ज हैं, अभी इनका मास कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटे, तो मास के हिसाब से एफ नेट लिखनी पड़ेगी, उसका कंसेप्ट थोड़ा हल्का सा अलग है। ये दो चार्ज हैं, ये माइनस है, तूने ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, ये जैसे उस ऊपर डिस्प्लेस करेगा ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, ये उल्टा भाग के मीन की तरफ आएगा, ड्यू टू इनर्शिया क्रॉस करके नीचे भागेगा, फिर ये वापस खींच लेंगे ऊपर ऐसे, फिर ये ऊपर भाग जाएगा। कहने का मतलब माइनस क्यू टू एंड फ्रो में आ जाएगा ऐसे। SHM बनेगा, SHM का मतलब टाइम पीरियड बन सकता है, ठीक है ना, पूछ सकता है हमसे। तो बोलियो कैसा है एग्जाम्पल है कि सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या है ये, स्टेबल है। न्यूट्रल अपने आप एग्जाम्पल आएगा, आज के न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें भी आ जाएगा, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है न्यूट्रल, वहां समझाऊंगा, ठीक है बेटे। तो दोनों एग्जाम्पल लिख किसी के नीचे, फिर इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। आ जाओ बेटे, अब ना इस इक्विलिब्रियम के ऊपर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिख बेटे एक, ये न्यूमेरिकल नहीं है साहब, ये जन्नत है, बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख। टू चार्जेस कैपिटल क्यू, टू चार्जेस कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन, आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन, अ थर्ड चार्ज स्मॉल q is placed between them, is placed between them, at what position and for what value of small q, at what position
and for what value of small q will the system be in equilibrium? Will the system be in equilibrium? क्वेश्चन कहता है साहब दो चार्ज हैं कैपिटल क्यू, एक लाइन के अलोंग रखे हुए हैं, ठीक है साहब, दो चार्ज हो गए कैपिटल क्यू, इनके बीच की दूरी ले लेता हूं, लेट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आ रहा है। कहता है तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू कहां पर रखूं। देखो इसमें दो क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हैं। एक तो पार्ट है कि एट व्हाट पोजीशन, और दूसरा है एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, मतलब वैल्यू और पोजीशन दो चीजें हैं। स्मॉल क्यू कहां पर रखूं, पोजीशन की बात कहां पर रखूं। लेट कर साहब कहीं भी रख दिया तो बीच में कहीं दिखाना है, जनरल है वैसे ये रख दिया साहब, ये रख दिया। कहां पे रखा है, इधर से x डिस्टेंस पे रख दिया, तो इधर से जो डिस्टेंस बचेगा वो r माइनस एक्स हो गया। मेरे से कहता है कहां पर रखूं, कहां पर रखूं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। बच्चा बोला देखो सर सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है एफ नेट जीरो होना चाहिए, एफ नेट जीरो होना चाहिए। तूने चार्ज कौन सा रखा है, स्मॉल क्यू रखा है, तू एक काम कर स्मॉल क्यू के ऊपर ही एफ नेट जीरो कर दे, स्मॉल क्यू के ऊपर एफ नेट जीरो कर दे। बोलिए साहब कितनी फोर्स होगी, सर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा के क्यू क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा के क्यू क्यू बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर, सर ये तो कैंसिल हो गया ऊपर, हाँ साहब तेरे पास बचेगा ये एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर गया तो तेरे पास वैल्यू आ गई बेटे, ये कैंसिल आउट हुआ तो x की वैल्यू हो गई r माइनस एक्स, तो 2x इज इक्वल टू r, और x की वैल्यू हो गई r/2। ये जवाब आया सब। मतलब अगर आपको ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए तो स्मॉल क्यू जो चार्ज है वो आपको ठीक बीचों बीच रखना पड़ेगा, ठीक है, बीचों बीच रखना पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट देख क्या कहता है। सेकंड पार्ट कहता है स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए, स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू हो। तो ये कैपिटल क्यू है, ये क्यू है, स्मॉल क्यू ठीक बीचों बीच आ गया, दैट इज r/2 और r/2। ये मेरा A चार्ज है, ये मेरा B चार्ज है, ये O हो गया। स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए, ठीक है सर। देखो ये दोनों चार्ज तो कैपिटल क्यू पहले से ही रखे हुए हैं, टू चार्जेस आर प्लेस्ड, तो इसका मतलब ये दोनों रेस्ट पर हैं, ये दोनों किस पर हैं, रेस्ट पे, ठीक है साहब। अब वो मुझसे कहता है कि स्मॉल क्यू कहां रखूं, तो जवाब मिला बीच में रखना पड़ेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब दूसरा सवाल है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। बात को समझना, मजा आ जाएगा बेटे कंसेप्ट का। जब वो मेरे से कहे ना मैग्नीट्यूड बताओ, वैल्यू बताओ, तो आप करना क्या कि जो चार्ज आपने रखा है उसे छोड़ दो, सिस्टम के किसी भी दूसरे चार्ज पर एफ की वैल्यू जीरो कर लो, एफ नेट की वैल्यू जीरो कर दो सिस्टम के किसी दूसरे चार्ज पर। बच्चा बोला सर आप इसी पे जीरो क्यों नहीं करते। जब आप इस पे जीरो करते हो ना बेटे बीच वाले पे, तो ध्यान से देख कि जब मैं 4 जीरो करता हूं तो न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, जिस क्यू की वैल्यू मुझे चाहिए थी वो गायब ही हो गई, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो एफ नेट तो सभी पे जीरो है। तो जो चार्ज मैंने रखा है उसे छोड़ दो, सिस्टम का कोई दूसरा चार्ज पकड़िए, मैं एफ बी को पकड़ लेता हूं, तो जो सॉरी बी चार्ज है इसको पकड़ता हूं, इस पर एफ नेट जीरो कर दो। बच्चा बोला सर इसके ऊपर फोर्स लगाने वाले दो चार्ज हैं, एक ये है और एक ये है। अगर आप इस पे जीरो करना चाहते हो, ये पहले से गिवन है, ये प्लस का है, रिपल्शन देगा तो ये इस साइड देगा, और वो फोर्स बैलेंस करनी है तो ये हर हालत में माइनस होना चाहिए, ये हर हालत में माइनस होना चाहिए। यहां से कंफर्म हो गया कि स्मॉल क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और अगर आप इतना नहीं सोच सकते आप तो कोई टेंशन नहीं है, जब फोर्स एक ही लाइन के अलोंग आ जाए ना, देख एक लाइन के अलोंग का मतलब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस साइड, ठीक है ना, और ये भी जब फोर्स अप्लाई करेगा तो इसी लाइन के अलोंग ही करेगा, चाहे वो इधर इधर जो भी आप सोच पाओ।
तो जब फोर्स एक लाइन के अलोंग हो तो सबका सम जीरो कर दो। सम जीरो का मतलब देख, इसके ऊपर फोर्स, तो दैट इज के क्यू सॉरी कैपिटल क्यू बाय आर का स्क्वायर। ये किसकी फोर्स है? दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, प्लस इसके ऊपर फोर्स दैट इज के क्यू बाय आर बाय 2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू जीरो, खत्म, ये वैल्यू जीरो। सॉल्व कर, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू बाय आर का स्क्वायर इंटू में 4। बोल सही है बेटे? कैंसिल हुआ? हाँ सब, के और क्यू और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 4, यहाँ से कन्फर्म हो गया क्यू की वैल्यू माइनस ऑफ क्यू बाय 4। ये सवाल नहीं है साहब, ये जन्नत है। जन्नत क्यों है? क्योंकि कई बार ये प्रूफ करने को आ जाता है कि शो दैट स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू बाय 4। ये कई बार प्रूफ करने को आया है, शो दैट। बात समझ आई है? एक तो यही है क्वेश्चन जो आया है, कई बार ये प्रूफ करने को आया है कि माइनस। मेरी बात को पकड़ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक बच्चा तो इसके ऊपर जब एफ नेट जीरो, इस पे करो या इस पे करो एक ही बात है, मैंने इस पे लिख दिया है, ठीक है, सही है। मैं एफ नेट जीरो कर रहा हूं किसके ऊपर? बी के ऊपर। 4 एफ नेट इक्वल्स टू जीरो ऑन बी के ऊपर किया है। इसे छोड़ के किसी पे कर लो। एक बच्चा बोला है सर इसका रिपल्शन है, तो उस बच्चे ने कॉमन सेंस से देखा इसका इधर अट्रैक्शन आएगा, और दोनों फोर्स बराबर कर दी। जब वो बराबर करेगा दोनों फोर्स को, तो उसकी वैल्यू आएगी क्यू की वैल्यू क्यू बाय 4 प्लस की आएगी। लेकिन वो कॉमन सेंस से लिखेगा कि दैट वो क्या नेचर ऑफ चार्ज शुड बी नेगेटिव, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेगा माइनस क्यू बाय 4। लेकिन कई बार बोर्ड इसको 2 प्रूफ में पूछ चुका है, तो वो कहता है कि प्रूफ करिए कि माइनस क्यू बाय 4 होगा, तो ये ज़्यादा बेटर है। हाँ पहला भी सही है, माइनस क्यू बाय 4 कॉमन सेंस से लिखना, ये भी सही है। 2 सवाल हो गए, है ना, एक पोजीशन और एक मैग्नीट्यूड या वैल्यू। सिस्टम के जब किसी भी चार्ज के ऊपर किसी भी चार्ज की पोजीशन पूछी जाती है इक्विलिब्रियम के लिए, तो उसके ऊपर एफ नेट को जीरो मत करो, उसे छोड़ के किसी दूसरे चार्ज को पकड़ लो, उसे छोड़ करके किसी दूसरे चार्ज को पकड़ लो और उस पर एफ नेट जीरो कर दो। एक तरीका तो कॉमन सेंस से प्लस माइनस देख के, एक तरीका क्या है, कॉमन सेंस मत लगाओ, जब फोर्स एक ही लाइन के अलोंग हो उनका सम जीरो कर दो, उनका सम जीरो कर दो, अपने आप विद माइनस और प्लस अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई बेटे? स्कैन करोगे इसको, लिख। इक्विलिब्रियम के ऊपर ना एक क्वेश्चन और बनता है, उसको करने से पहले ना आप ना इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिखिए, और सिर्फ अंतर क्या करिए कि आप लोग ना इसको 2q कर दीजिए बेटे, 2q, ठीक है। क्वेश्चन बना कि एट व्हाट पोजीशन स्मॉल क्यू should be placed such that the system become in equilibrium, पोजीशन पूछिए कहां पर रखूं। बच्चा बोला ये तो वही है जो क्वेश्चन अभी किया था। हाँ वैसा ही है, पोजीशन के लिए वही क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिर्फ आपको जानबूझ करके इसको करा रहा हूँ एक, कि इसके ये वाली फोर्स हो गई, जब इसकी इस पर लिखूंगा तो ये 2 आ जाएगा बेटे, ठीक है ना। ये चार्ज कितना है, ये 2q है, 2q इंटू क्यू, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दे, 2q कैंसिल आउट हो जाएगा, तेरे पास बचेगा 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, आता रहता है। क्वेश्चन सेम था, मैंने दोबारा इसलिए लिखाया कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कई बार बच्चा इसका स्क्वायर खोल के क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, r माइनस एक्स का स्क्वायर लगा के फॉर्मूला और क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। लेकिन आप इसको ध्यान रखना, हमेशा ऐसे ही तोड़ते हैं जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको मैनिपुलेट किया
ठीक है, और ये बना लिया। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करते, ये रूट गया ना सब स्क्वायर से स्क्वायर, तो तेरे पास वैल्यू क्या बची, तेरे पास बची कि 1/x इज इक्वल टू √2 ऑफ r माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 ऑफ x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू x कॉमन किया 1 प्लस √2, बोल सही है बेटे। तो x की वैल्यू तेरे पास आ गई r अपॉन में 1 प्लस √2, ये आंसर आया ऐसा, r अपॉन में 1 प्लस √2। ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का मेरा सिर्फ एक मकसद है, आप यहाँ पे लिख लेना हिंदी में कि ये ब्रैकेट ओपन करके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ऐसे ही सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है बेटे, तो रोक स्क्रीन को नोट कर। एक क्वेश्चन और लिख इसके अंदर, ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है जो हम अब लिख रहे हैं, ये दोनों तीनों आ चुके हैं बेटे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज स्मॉल q, calculate the value of charge small q placed at the center O such that the system become in equilibrium, such that the system become in equilibrium। आपको ये चार्ज गिवन है, कैपिटल Q स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, कहता है स्मॉल q कितना हो जो कि O पर रखा जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम के अंदर। चार्ज है। बच्चा बोला सर अभी आपने बोला था अगर वैल्यू पूछता है तो जो चार्ज आपने रखा है उसे छोड़ दो, सिस्टम के किसी दूसरे चार्ज के ऊपर एफ नेट की वैल्यू 0 कर दो, क्योंकि सिस्टम तो पूरा इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि अगर तू इसके ऊपर एफ नेट देखेगा तो इस पर तो 0 आनी है, सब कैंसिल आउट है, इसी की वैल्यू चाहिए। तो इस पर मत देखो, किसी और पे देखो। मान लो मैं इस पे देख लेता हूं सी के ऊपर, ध्यान से देखना सी के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं। सर ये 3 तो है ही, ये रिपल्सन फेंकेगा, ये एफ ए हो गया, ये एफ बी हो गया और ये एफ डी हो गया, 3 तो ये हो गए। अब तुम बड़े बच्चों सोच के बोलना क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इसी साइड आएगा, हाँ। तो ये कॉमन सेंस कहती है कि ये हर हालत में माइनस होना चाहिए, कि तभी तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये कॉमन सेंस से आ गया। बच्चा बोला नहीं सर मैं तो अभी उसी प्रोसेस से करूंगा जो आपने बताया था, सम 0 करूंगा। साहब अगर सम 0 करता है, देख बड़े बच्चों में इसके ऊपर फोर्स दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, इसके ऊपर एफ ए तो है ही है, हाँ साहब ये रही एफ ए। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा एफ बी और एफ डी का, देखो एफ बी और एफ डी बराबर आएंगी बेटे, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज देख लो, बड़े बच्चों बार बार लिखते नहीं है। एफ बी क्यू बाई ए का स्क्वायर, ठीक है ना, तो के क्यू बाई ए का स्क्वायर यही है। ये दोनों इक्वल हैं, 90 का एंगल है क्या, √2 टाइम्स, हाँ, तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज √2 टाइम ऑफ एफ बी लिख दिया है, आइदर ऑफ देम। इन दोनों का रिजल्टेंट ये इधर आ गया, एफ ए पहले से था। तो कॉमन सेंस कहती है कि जो एफ ओ होनी चाहिए वो ऊपर की तरफ होगी, ये एफ ओ, और क्या एफ ओ और ये दोनों फोर्स बराबर होंगी, हाँ। एक तरीका तो ये है, लेकिन दूसरा है जब फोर्स एक लाइन के अलोंग आ जाए तो सम को 0 कर दो, मतलब एफ ओ प्लस एफ ए प्लस √2 ऑफ एफ बी की वैल्यू 0 कर दी। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से चार्ज का नेचर अपने आप आएगा साथ, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस। बात समझ में आई है नहीं, ठीक है। और नहीं तो फिर आप इक्वल भी कर सकते हो, जो बच्चे इस फॉर्मेट को करेंगे वो एफ ओ की वैल्यू लिखेंगे √2 एफ बी के बराबर और सर प्लस ऑफ एफ ए के बराबर। यहां से जो आएगा वो आपका आंसर प्लस बचेगा, और फिर आप कॉमन सेंस से लिखेंगे कि स्मॉल क्यू जो है वो माइनस होना चाहिए। एक तरीका ये है, ये अभी हमने किया ही था, ठीक है। ये वैल्यू आप लोग डाल दोगे, मैं वैसे लिख देता हूं बेटे एफ ओ कितना बनेगा, एफ ओ तो के वो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, तो क्यू बाय ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का √2 ए का आधा, ठीक है ना, ए बाय √2 का स्क्वायर
प्लस एफ ए के क्यू बाय √2a का स्क्वायर एफ ए, ठीक है ना, कि क्यू बाय ये पूरा डायगोनल √2a प्लस √2 टाइम्स ऑफ एफ बी कितना है के क्यू बाय ए का स्क्वायर, और ये वैल्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन करेंगे, उधर जाके जो कॉमन है उधर जाके खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वो आंसर है बेटे, ठीक है। स्मॉल क्यू की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे जो भी आएगी। ये था इक्विलिब्रियम के ऊपर सवाल, स्क्रीन को रोक नोट कर। इसी इक्विलिब्रियम के ऊपर बेटे और लिख क्वेश्चन एट व्हाट पोजीशन a charge of 2 microcoulomb should be placed on the line joining the two charges such that the system become in equilibrium। बच्चा बोला ये तो दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन, वही पहला सवाल है। हाँ सब वही क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटे। लेकिन अब अभी तक हम स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ले रहे थे ना, अब जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें वैल्यू दे रखी हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देख, ये है 3 माइक्रोकूलम, ये है 9 माइक्रोकूलम, बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। बताइए साहब कहाँ पर चार्ज को रखूं कि फोर्स 0 आ जाए, फोर्स 0 आ जाए। दूसरा, ये चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, ये है -9 माइक्रोकूलम, ठीक है, डिस्टेंस वही है बेटे, ठीक है। तीसरा, ये चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, ये है 9 माइक्रोकूलम, ये प्लस है बेटे। चौथा, ये चार्ज है +3 माइक्रोकूलम, ये है -9 माइक्रोकूलम। नंबर 5, ये चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है +3 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो। बच्चा बोला सर इन सभी क्वेश्चन के अंदर आपने वैल्यू तो सेम ले रखी है, बस प्लस माइनस लगा रखा। हाँ साहब देख, वो दोनों प्लस हैं, देख अलग अलग मैग्नीट्यूड है, छोटा एक बड़ा है, दोनों माइनस है। एक छोटा माइनस है, बड़ा प्लस है, फिर छोटा प्लस है, बड़ा माइनस है, फिर ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड पर अपोजिट नेचर ले लिए, ठीक है। कहाँ पर रखूँ साहब, और कितना रखने को बोलता है, 2। ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करोगे, लेकिन मैं आपको जैसे कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कहाँ पे रखना होता है, कहाँ पे रखना होता है, ध्यान से देखिए। जब ये दोनों प्लस के हैं और प्लस का ही रखने को बोला है, तो ये कॉमन सेंस कहती है कि कहीं बीच में रखा जाएगा। ठीक बीचों बीच रखूँ, ठीक बीचों बीच, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये छोटा चार्ज है, ये इस पर रिपल्शन करेगा, ये हैवी मैग्नीट्यूड है, ज़्यादा रिपल्शन कर देगा। तो इसका मतलब है इसके नज़दीक होना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए, तो यहाँ कहीं रखिए। ये वैल्यू अगर ए है मेरी, ये बी है और ये ओ पोजीशन है, तो एफ ए इस साइड बन जाएगी साहब, एफ बी इस साइड बन जाएगी, एफ बी इस साइड हो जाएगी। अरे हाँ तो बोल, मेरे से बोलता है कहाँ पे रखूँ, क्या पोजीशन चाहता है। हाँ, अगर इधर से x है तो उधर से क्या हो जाएगी, 10 - x, तो एफ ए हर हालत में एफ बी के बराबर होना चाहिए। एफ ए कितना है, k, Q1 × Q2, सॉरी एफ ए ना, सॉरी ये है बेटे एफ ए इधर से, Q1 × Q2, सही है। तो 3 माइक्रोकूलम × 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, इधर से x डिस्टेंस ले रहा हूँ बेटे, ठीक है ना, ये दूरी x ले ली है, तो उधर से बोल कितनी बच जाएगी, k 9 × 2 अपॉन में 10 - x का होल स्क्वायर। एक बच्चा बोला सर आपने न्यूमेरिकल के अंदर माइक्रोकूलम लिया है, कूलम में कन्वर्ट क्यों नहीं किया ऐसा यूनिट में। ये कॉमन सेंस कहती है, बीच में इक्वल का साइन है, दोनों तरफ सेम डायमेंशंस हैं, सेम वैल्यू है, मतलब ये माइक्रो ये कैंसिल कर जाएंगे, ये क्या नाम है सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो करता है कैंसिल कर दे साहब। सर k से k गया और 2 से 2 गया, क्या बचा तेरे सामने कि 1/x का होल स्क्वायर वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 3 अपॉन में 10 - x का, तो रूट कर देता हूँ, ठीक है बेटे, x स्क्वायर। क्या सही लिखा है साहब, ये इस पर जाएगा 3 बचेगा, ये इससे गया
1/x की वैल्यू हो गई √3/10 - x। तो 10 - x इज इक्वल टू √3 ऑफ x। x इधर जाके कॉमन हो जाएगा 1 + √3, ठीक है ना बेटे। तो 10/1 + √3 आंसर आया, ये आंसर है। सॉल्व करेंगे ये आंसर। बच्चा बोले सिंपल सा क्वेश्चन था सर, इसे मैं भी कर लेता। बिल्कुल सच्चाई, आप कर लेते, लेकिन जो बेस है, जो कंसेप्ट है वो पकड़ना। फिर बोलता है इन दोनों में कहाँ रखूँ, तो ये इन दोनों में भी यहीं आएगा बेटे, कहीं। सही है, ये है ये भी है, बस डायरेक्शन में अंतर होगा। वो 2 माइक्रोकूलम है तो ये FA अपनी तरफ खींच रहा होगा FB, लेकिन वैल्यू सेम यही है। ये बात समझ में आई है। अब तीसरे सवाल पे आ। डिस्टेंस बेटे सभी में 10 है, ध्यान रखना, 10 है सभी। कहाँ रखूँ? बच्चा बोला कहीं बीच में रख दो। साहब ये रख के देख लिया। बड़े बच्चे हो, ये प्लस का है तो ध्यान रखना, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और रिपल्सन मारेगा अपनी तरफ, इस साइड। क्या ये दोनों फोर्स सम मतलब एक ही तरफ हो गई? हाँ। और इक्विलिब्रियम करने के लिए अपोजिट होनी चाहिए थी। यहां से कंफर्म हो गया कि ये बीच में रखा ही नहीं जा सकता, ये बीच में रखा नहीं जा सकता। ठीक है साहब, यहां से एक बात कंफर्म आ गई, बीच में नहीं रखना, चाहे कुछ हो जाओ, क्योंकि बीच में रखने से इक्विलिब्रियम हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, तो भाग जाएगा इसकी तरफ। ठीक है साहब। फिर बोला चलो इस साइड रख के देख लेता हूँ। उसने बोला है ना ऑन द लाइन एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। आप इधर उधर नहीं रख सकते, रखोगे इसी के अलोंग ही। बच्चे ने चुपचाप जाके यहाँ पे इसके साइड में यहाँ रख दिया 2 माइक्रोकूलम। ध्यान से सुनना, ये +9 था, ये इस पे रिपल, ये प्लस है, ये भी प्लस है, रिपल्शन देगा इस साइड। तो बेचारा -3 है, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। एक बच्चा बोला सर फोर्स तो अपोजिट दिखाई देती हैं। बात तो सही है, लेकिन कॉमन सेंस पकड़, वो 9 का रिपल्शन है और नज़दीक है, और वो 3 का अट्रैक्शन और दूर है। तो क्या 9 के रिपल्शन को 3 का अट्रैक्शन बैलेंस कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो मैग्नीट्यूड में है भी और नज़दीक। तो ये कॉमन सेंस से पता चल गया, बेशक से ये अपोजिट दिख रही है डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम नहीं है। ये मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम हो जाए पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या ये पोजीशन भी क्वेश्चन के अंदर जस्टिफाई हुई थी? नहीं सर, ये भी नहीं हो रही। फिर बच्चे ने इधर आकर के सोचा कि यहां रख देता हूं एट द डिस्टेंस ऑफ x। अब देखता हूं, अब ये a है, ये मेरा b है। a का अट्रैक्शन ये बोला FA और b का रिपल्सन ये रहा FB। ये सही है साहब, ये पॉसिबल है। ठीक है ना, बड़ा मैग्नीट्यूड है, दूर हो गया, ये छोटा नजदीक है। हाँ, ये बैलेंस होना पॉसिबल है। FA FB तो आप लोग लिख ही लोगे। FA कितना हो जाएगा K Q1 और ये 2 है। ठीक है ना बेटे, Q1 Q2/x²। तो 3 × 2/x²। और FB 9 × 2/10 + x²। 10 + x²। वहाँ से इसी अकॉर्डिंग वैल्यू, वो क्या नाम है, सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आएगी। फिर बच्चे ने प्लस माइनस आया, फिर दिमाग लगाया, बोला कहीं बीच में रख देता हूँ। ये रखा साहब बीच में। बच्चा बोला सर जैसे 2 माइक्रोकूलम बीच में ये रिपल्सन मारता वो अट्रैक्शन देगा, ये दोनों की वजह से सेम हो गई, तो बीच में फोर्स इस पर 0 हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। खत्म हुआ बीच का खेल। फिर बच्चा चुपचाप गया, इस साइड रख के देखा, बोला सर मैं यहाँ पे रखूँगा। -9 का अट्रैक्शन, 3 का रिपल्शन, ये पॉसिबल ही नहीं, बैलेंस हो जाए। -9 मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है और नज़दीक बैठा तो खींच लेगा, 3 बेचारा रिपल्शन मारेगा, दूर है, कम रिपल्शन लगेगा, तो वहाँ बैलेंस हो जाए पॉसिबल नहीं है। बच्चे ने फिर बोला यार यहाँ भी नहीं हुआ, अब एक बार इधर भी चेक कर लेता हूँ। फिर यहाँ आगे रखा, कितनी दूरी पर, x की दूरी पे। फिर चेक किया, ये a है, ये b है। a का रिपल्सन ये रहा FA, b का अट्रैक्शन ये रहा FB। क्या बैलेंस हो सकता है? हाँ हो सकता है भाई, ये बिल्कुल हो सकता है। नज़दीक जो है वो उसका रिपल्सन और दूर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा उसका अट्रैक्शन। हाँ ये बैलेंस हो सकता है, हाँ ये बैलेंस हो सकता है। बच्चा बोला आपने 4 न्यूमेरिकल कराए, 4 समझाए एक साथ, इसका रीज़न क्या है?
तो जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ बात को पकड़िएगा। ये क्वेश्चन इन्हीं पर घूमता है, इन चारों पे। अगर दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो नेट फोर्स जीरो उस पॉइंट पर होगी जो उन दोनों के बीच में ही होगा। मतलब वो जो चार्ज आपको रखना है इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है वो, लेकिन होगा बीच में। पहला सवाल याद करिए, दोनों प्लस प्लस के थे, प्लस क्यू, तो ठीक बीचों बीच आया था, मिड पॉइंट आया था। अब वो कम ज़्यादा के हैं लेकिन साइड में हो सकता है, लेकिन होगा बीच में। और जब एक बड़ा और एक छोटा हो जाए तो जो मैग्नीट्यूड में छोटा होता है, मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड है 3, इसका कितना है 3, उसका 9 है, उसका 9 मैग्नीट्यूड। तो जब चार्ज छोटे बड़े हो जाएं तो जो मैग्नीट्यूड में छोटा होता है उसकी साइड में चार्ज रखा जाता है। ये बात रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए। हिंदी में लिख लेना वहां इस कंसेप्ट को कि दोनों प्लस दोनों माइनस, तो चार्ज कहीं बीच में रखा जाएगा। और जब 1 प्लस 1 माइनस, तो जो मैग्नीट्यूड में छोटा है उसकी साइड में रखा जाता है। बात समझ में आई है? बीच में नहीं रख सकते और उधर नहीं रख सकते। एक बच्चा बोला ये वाला रह गया, इसमें चेक कर रख 2 माइक्रोकूलम। बच्चे ने चुपचाप बीच में जाके रख दिया, कहीं बीच में ये रखा 2। इसकी वजह से देखा अट्रैक्शन, इसकी वजह से देखा रिपल्सन। सर एक साइड में आ गया, दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, तो एक साइड में आके जुड़ जाएंगी ये तो। हाँ हटाओ साहब, बीच की कहानी खत्म हो गई साहब। फिर चुपचाप गया, यहाँ चेक करने गया, बोला सर ये ए है ये बी है, ए अट्रैक्शन देगा, एफ ए इधर और बी रिपल्शन। हाँ सर ये इधर हो सकता है। फिर एक चुपचाप बैठा देख रहा था जो असली खतरनाक था बच्चा, बोला सर ऊपर ध्यान से देखो, ये दोनों 3 और 3 के मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं। इसका मैग्नीट्यूड होगा न्यूमरेटर Q1 Q2, मतलब 3 × 2 6 आएगा, और इसके भी मैग्नीट्यूड में 6 आए, वो न्यूमरेटर में 6 आएगा। लेकिन डिस्टेंस अलग है तो फोर्स बराबर आ जाए पॉसिबल नहीं है। फोर्स बराबर आ जाए पॉसिबल नहीं है भाई। बैलेंस तो जब होंगी जब छोटी बड़ी हो जाती। अब न्यूमरेटर में दोनों के इक्वल वैल्यू है और डिनोमिनेटर में अलग है, तो बैलेंस कैसे हो सकती है? फिर बच्चा बोला सर मैं तो इस साइड चेक कर लेता हूँ एक बार। भाई कॉमन सेंस है, इस साइड भी करेगा, इसका अट्रैक्शन आ जाएगा, उसका रिपल्शन लगेगा, लेकिन बैलेंस थोड़ी हो सकती है। बैलेंस नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप कूलम्स लॉ लिखोगे तो न्यूमरेटर में इक्वल वैल्यू आएगी के Q1 Q2, तो Q1 × Q2 6 है। इसका अब इधर भी देखूंगा Q1 Q2 6 ही आना है। तो बच्चा बोला यार इधर रखा तब भी सेट नहीं है, इधर रखा तब भी नहीं, उधर रखा तब भी नहीं। हाँ साहब इसमें नहीं होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आप 2 माइक्रोकूलम ऐसी जगह रख ही नहीं सकते जहां पर उस पर एफ नेट 0 हो जाए। यहां पे एफ नेट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, 0 नहीं हो सकती। यहां ये आगे जाकर के इसको मैं डायपोल बोलूंगा, और इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। डायपोल की एक्सियल लाइन पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तुम कहीं चले जाओ। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और तूने चार्ज रख दिया वहां, तो उस चार्ज के ऊपर तो फोर्स लगेगी, कॉमन सेंस है। तो जहां पर आपने ये कंसेप्ट लिखा उसके लास्ट में ये क्वेश्चन है, वहां हिंदी में लिख देना ये डायपोल है, और डायपोल की एक्सियल लाइन AXIAL, ये बाद में समझाऊंगा क्या है, बस आप लिख के छोड़ देना। डायपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं होती, इसलिए कहीं पर भी चार्ज रखा जाए उस पर एफ नेट एग्जिस्ट हमेशा करेगी। ठीक है, एफ नेट एग्जिस्ट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। बात समझ में आई है? तो आज हमने कूलम्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कवर कर दिए, खास तौर पे कवर कर दिए। एक तो जो एक पुरातत्व विभाग है ना हमारा, जो पुरानी बातें, तो पुराने जमाने के सवाल कौन कौन से, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन और एक न्यूट्रल पॉइंट का। ठीक है, अब इसके कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब कुछ जनरल कंसेप्ट्स कूलम्स लॉ के ही नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बेटे। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल एक क्लास और चलेंगे।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।